देखा पता है भक्तों का क्या हाल है, ऐसा होता है जैसे कुछ बोलता हूँ ऐसा लगता है उनकी पूंछ पे पाँव रख दिया, पै पै पै। अरे यार भैया सुन तो लो, अरे बोलने तो दो। फिर ये पप्पू और पिंकी घूम रहे हैं पहले। अरे गप्पू बताऊंगा तुम्हें, तुम पप्पू पिंकी बोल रहे, मैं तुम्हें गप्पू की बात बताऊंगा, फेंकू की बात बताऊंगा। तुम किसको कह रहे हैं गप्पू, किसको कह रहे हैं? गप्पू कौन है? गप्पे मारने वाला कौन है? फेंकने वाला कौन है? स्टेडियम में मोदी जी को जाना था ना, जीत जाती इंडिया, लंबी लंबी फेंकते। और पप्पू पता है, पप्पू जानते कौन है? अमित शाह का बेटा, देख लेना, नरेंद्र मोदी के बगल में चल रहा था मोटेरा स्टेडियम, नरेंद्र मोदी में स्टेडियम में यूं 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 करके वो होता पप्पू। उधर चल पप्पू, चाल बता रही है पप्पू कौन है, उसके बोलने का हाल बता रहा है पप्पू कौन है। सुनो, ये कह रहे हैं ना वर्ल्ड कहाँ पर है, गलती इनकी नहीं है। मैं क्या कह रहा हूँ, ये सुबह उठते सब चैनल सुनते हैं, ये व्हाट्सएप सुनते हैं, शाम तक रहता है, कैमरा मिले बक दो, तुरंत बक दो। अरे तुमने मोदी जी को क्या क्या नहीं बोला, वो शेर है शेर। हाँ तुम भोगते रहो। शेर कौन होता है? जंगल का उसे राजा कहा जाता है। उसे राजा मानने के बावजूद ही शेर के अपनी प्रजा का पालक होता है। जिस जंगल का उसे राजा माना जाता है उसी जंगल में वो शिकार कर करके खाता है या नहीं खाता? तो ऐसा शेर भाई हमें नहीं चाहिए। जैसे शेर को रोज 12 से 14 किलोमीटर चाहिए होता है, वैसे मोदी जी को रोज PSU खा गए, सरकारी नौकरियां खा गए। 2 करोड़ प्रतिवर्ष का वादा था, 2 करोड़ छोड़ो 2 लाख भी नहीं नौकरियां दी आज तक 9 साल में, लगातार खाए जा रहे हैं। वैसे अगर नॉलेज की बात करें तो भाई एक सिंपल ग्रेजुएट हूँ, पोस्ट ग्रेजुएट हूँ। क्या क्या नॉलेज है उसमें आपको? सर किस नॉलेज के बारे में आप जानना चाहते हैं? सरकार चल रही है उसके बारे में जानना चाह रहा हूँ, क्या नॉलेज है उसके बारे में आप? सरकार जो चल रही है मेरे हिसाब से तो बिल्कुल फेलियर सरकार है। क्या फेलियर है उसमें? अच्छाई क्या है उसमें? मैं तो अच्छाई ढूंढते ढूंढते परेशान हो गया, मुझे कोई अच्छाई नजर नहीं आती। अरे सब लोग अभी यहाँ पे क्या क्या राम मंदिर बनवा दी, 370 हटवा दी, 3 तलाक, ये आपको काम नहीं लगते हैं? राम मंदिर बनाना सरकार का काम नहीं है, सैकड़ों बार इस बात को मैं कह चुका हूँ। हमारी संवैधानिक सरकार है और उसमें धर्मनिरपेक्ष सरकार है। सबसे पहली बात, उसमें कहीं भी ये मेंशन नहीं है कि सरकार कोई मंदिर बनाएगी, मस्जिद बनाएगी, गुरुद्वारा, चर्च कुछ भी बनाएगी। धार्मिक आज़ादी सबको है, अपना अपना धर्म मानने की आज़ादी सबको है, लेकिन धर्म के आधार पर किसी दूसरे को परेशान करने की आज़ादी नहीं है। और सरकार का ये कहीं से कहीं भी रोल साबित नहीं होता, ना संविधान में ना किसी भी तरह से, कि सरकार के खाते में मंदिर का निर्माण जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का फैसला था। धर्म के आधार पे दूसरों को अपने का परेशान करने वाली बात, किसको परेशान करती है बीजेपी? किसको परेशान नहीं करती। एक सीधे आप बात करो, 75 साल में आज तक संसदीय इतिहास में कभी ये बात हुई थी? जब आपके रामवीर सिंह विदुड़ी बीजेपी के विधायक हैं, MLA और MP हैं, उन्होंने दानिश अली को भड़वा, कटवा, मुल्ला, उग्रवादी बोला था और उसके बाद कोई एक्शन नहीं हुआ उनके ऊपर, एक दिन का सस्पेंशन नहीं हुआ। और जिसने सिर्फ बात करी कि अडानी का नाम लिया था उसको पूरे सत्र के लिए सस्पेंशन कर दिया। तो फिर ये धार्मिक आधार पे तो हो रहा है। संजय सिंह की बात इसलिए करी कि उन्होंने तो अडानी का नाम लिया था, उसमें कोई मुद्दा नहीं था और उन्होंने उनको फौरन सस्पेंड कर दिया। राघव चड्डा को पूरे उसके लिए सस्पेंड कर दिया पूरे सत्र के लिए, जब तक ये लोकसभा इलेक्शन नहीं होते अभी उनका कुछ सस्पेंशन नहीं निपटा। लेकिन उसी रामवीर विदुड़ी को जबकि उसने खुले आम बोला भड़वा, कटवा, उग्रवादी, मुल्ला, ठीक है, दानिश अली को, उसको तो एक दिन के लिए भी नहीं, कोई सजा नहीं, कोई उल्टा उसे टोंक जिले का प्रभारी बना दिया। ऐसा क्यों? तो जो मैं बात कह रहा हूँ वो साबित होती है ना कि धार्मिक आधार पे उनको लिबर्टी दी जा रही है कि आप गाली बको, हम तुम्हारे साथ हैं। मोदी जी का पीछे हाथ किसका है फिर? मोदी जी का कोई बयान आया कि मेरे सांसद ने ऐसा करा? अमित शाह जी का कोई बयान आया कि मेरे सांसद ने इस तरह का हरकत करी तो मुझे खेद है? या बीजेपी के किसी भी बड़े लीडर का कोई बयान आया? सबने अपना पल्ला झाड़ के किनारे होकर बैठ के, किसी का नहीं आया ना। तो मूक समर्थन किसको कहते हैं? इन्हीं चीज़ों को कहते हैं मूक समर्थन। अब मैं जो बात बोल रहा हूँ मेरी बात से ये सारे लोग सहमत हैं, तो ये चुप खड़े हैं ना। अगर मेरी बात गलत होती है इसको काटते। तो मूक समर्थन जिसे हासिल होता है वो यही चीज़ होती है कि तूने कह दिया बेटा कोई बात नहीं, हम तेरे साथ है, बात खत्म। मेरे बेटे ने आके पड़ोसी के लड़के को जाके मार दिया और पड़ोसी का लड़का शिकायत लेके आ गया कि भाई आपके बेटे ने मेरे बेटे को मारा। अच्छा ठीक है, ओके, बात खत्म। तो मैंने अपने बेटे को मूक समर्थन दे दिया ना, मैंने उसको कुछ नहीं बोला, अगली बार वो जाके फिर मार के आएगा। तो ये चीज़ हासिल। तो अभी साहब खुद ही अंदाजा लगा सकता है हर कोई आदमी के समर्थन। पीछे हाथ किसका है? सर बता तो दिया हाथ किसका है, कैसे बताऊँ अब और किस तरह के? आप कैसे खुल के जानना चाहते हो? जो उनके टॉप लीडर है, जो उनके टॉप लीडर है, किसी का तो कोई बयान आता उसके खिलाफ, कोई तो कहता कि हाँ भाई तूने गलत करा, ये बात नहीं होनी चाहिए थी। तो जाहिर सी बात है उन सबका समर्थन हासिल है। लेकिन मोदी जी तो कहते हैं हम भैया 18 घंटे काम करें, सबके विकास। 18 घंटे छोड़ दीजिए, बाद में आता हूँ। सबके साथ सबके विकास की बात मोदी जी करते हैं, तो सबका साथ सबका विकास कर तो रहे हैं ना। कैसे कर रहे हैं? क्या विकास कर रहे हैं? सबका साथ सबका विकास किस आधार पर हो रहा है? कौन से आधार पर हो रहा है? जब कोई दूसरा भ्रष्टाचारी होता है उनकी नज़रों में विपक्षी तो भ्रष्टाचारी है। जहाँ आगे उसने बीजेपी ज्वाइन करी, भ्रष्टाचार खत्म, उसका विकास हो गया। इस तरह से वो सबका साथ सबका विकास करते हैं। शुभेंदु अधिकारी था पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल के इलेक्शन से पहले वो बहुत बड़ा भ्रष्टाचारी था, उसका विकास नहीं हो रहा था। मोदी जी ने उसे अपनी पार्टी में शामिल कर लिया, CM पद का कैंडिडेट बना दिया उसे, उसका विकास हो गया। 2014 तक हेमंत बिस्वा शर्मा कांग्रेस में था, 15 में उसको अपने पार्टी में ले लिया, उसका विकास कर दिया। तू भ्रष्टाचारी होता रहेगा। अमित शाह जी क्लियर बोलते हैं, अरे भाई ऐसी बात नहीं करते। हेमंत बिस्वा भ्रष्टाचारी थे या नहीं थे? पत्रकार उनसे सवाल कर रहा है, अरे भैया ऐसी बात नहीं करते। उसके बाद नारायण राणे महाराष्ट्र में, अजीत पवार महाराष्ट्र में, सारे के सारे थे भ्रष्टाचारी थे, उनको अपनी पार्टी में शामिल कर दिया, उनका विकास कर दिया। इस तरह का वो विकास करने। और बताओ, और 18 घंटे काम कौन कर रहा है? 18 घंटे कौन काम कर रहा है? आपने कह दिया 18 घंटे में काम कर, 18 घंटे काम ये हो रहा है। अगर वो ऑन ड्यूटी हैं, में रैलियाँ कैसे कर रहे हैं कर्नाटका में? भी तो काम ही है ना।
किस बात का काम है? वो प्रधानमंत्री पद का काम है। अगर वो प्रधानमंत्री पद की गरिमा को समझे, मनमोहन सिंह जी ने कितने रैलियां करी थी कांग्रेस के समर्थन में, वो अपना काम करते रहते थे ऑफिस में बैठे हुए, बाकी सारी पार्टी घूमती रहती थी, प्रचार करती रहती थी। चुनाव हल्का कहीं बीजेपी को लग रहा होगा ना कि अगर हार रहे तो इसलिए मोदी जी को ला रहे हैं ना आगे, तो फिर 18 घंटे काम उनकी खाते में नहीं जाना चाहिए, यानी कि उन्होंने बंक मारा। जैसे स्कूल में बच्चे बंक मार जाते हैं, मैं प्रेजेंट लगा के तो आ गया लेकिन उसके बाद दौड़ लिया, तो फिर इसका मतलब तो वही है ना, फिर वो 18 घंटे काम कहाँ रहा, बताओ आप। और ऊपर से सरकारी खर्चा, ये पार्टी का तो इनका खर्चा नहीं उठा रही होगी, मोदी जी का। इसका मतलब जब वो रैली करने जा रहे हैं, सरकारी तौर पे जाते हैं, एसपीजी की सिक्योरिटी होती है, कम से कम मरे से मरे उनकी एक एरिया में 4500 सिक्योरिटी लगती है आसपास में, पहले टीयर की, दूसरे टीयर की लगती है कम से कम 7,500 की, और तीसरे टीयर की लगती है 10,500 की। जब यहाँ लाल किले पे वो भाषण देने आते हैं तो 45,000 सिक्योरिटी कर्मी इसके लाल किले के आसपास के एरिया को घेर के खड़े होते हैं। उन लोगों की तनख्वाही नहीं होती, उनकी होती है ना। अब जब वो रैली करने जा रहे हैं तो वो किसके खर्चे पे जा रहे हैं? सरकार के खर्चे पे तो जा रहे हैं ना, सरकारी खर्चे का दुरुपयोग कर रहे हैं, सरकारी फंड का। अगर उन्हें अपने पार्टी का प्रचार करना था तो पार्टी फंड से खर्चा कराओ। यहाँ से प्लेन उनके लिए बुक हो रहा है, प्लेन से वो जा रहे हैं, गाड़ियाँ उनके लिए अरेंज हो रही हैं, उनके लिए रोड शो हो रहा है, हज़ारों लाखों किलो उनके लिए फूल आ रहा है। किस लिए आ रहा है? जो उनके रोड पे चारों तरफ फूल फेंके जाते हैं वो लोग लेके आ रहे हैं, पार्टी वाले दे रहे हैं, सरकारी खर्च पे हो रहा है। तो फिर 18 घंटे काम कैसा रहा? बंक। एक चीज़ है भाई, मोदी जी तो बताते हैं कि मुझे विपक्ष अब अपने भाषणों में कह रहे हैं विपक्ष मुझे गालियाँ दे रहा है। विपक्ष ने कब गाली दी, आप ये बता दीजिए। मोदी जी बता रहे हैं क्या? देखो मोदी जी कहते हैं अगर उड़ता तीर लेने की किसी को आदत है तो मैं तो इसमें कुछ नहीं कर सकता साहब। अब राहुल जी ने एक बात बोली, पनौती पनौती बड़ा वायरल हो रहा है पूरे राहुल गांधी जी के भाषण में। आपने कहीं भी मोदी जी का नाम सुना राहुल जी के मुंह से? नहीं सुना ना। उन्होंने कहा कि हमारे लड़के बहुत अच्छा खेल रहे थे, फिर स्टेडियम में एक पनौती की एंट्री हो गई और उसके बाद हमारे लड़के मैच हार गए। उन्होंने नाम लिया? नहीं लिया ना। किसकी एंट्री हुई किसकी नहीं हुई, कौन आया कौन नहीं आया, किसी का कोई नाम लिया? लेकिन चोर की दाढ़ी पे तिनका, सबने सारे बीजेपी वालों ने उड़ता तीर ले लिया, हमारे मोदी जी को पनौती कैसे कह दिया। अरे भाई उसने तो कहा भी नहीं, तुमने अपने आप ही साबित कर दिया। देखी हुई है, नाम ही नहीं लिया। झूठ मत बोलो यार, झूठ मत बोलो, मैंने आज ही देखा वो वीडियो। पीएम बोला है, राहुल गांधी ने मोदी जी को पनौती बोला है। पनौती पीएम सबकी सबसे बड़ी पनौती वो है टोटल वेट ऑफ अर्थ, मतलब धरती का बोझ जिसको बोलो वो राहुल गांधी है। मेरी बात सुनो, पप्पू है ना? उन्होंने पप्पू तो बहुत छोटी मतलब बात है, उसको तो गधा निकम्मा जो बोलो कम है। वो इतना मतलब देशद्रोही गद्दार जो बोल दो उसके लिए ठीक है। पूछो क्यों? वहाँ जाएगा सेना के लिए कुछ भी बोल के आएगा, बाहर जाएगा, ठीक है जी, विदेश जाएगा, इंडिया के लिए कुछ भी बोल के आएगा। अरे ये बोल रहे हैं कि कांग्रेस के नेता कुछ नहीं बोलते। अरे तुमने मोदी जी को क्या क्या नहीं बोला, वो शेर है शेर। हाँ तुम भोंकते रहो, तुम भोंकते रहो, वो शेर है, महंगा पड़ेगा तुमको। और हम लाएंगे, हम भक्त हैं, मोदी भक्त। चमचों की बस की नहीं है, चमचों की बस की। शेर कौन होता है? शेर कौन होता है? एक जंगल का प्राणी होता है, सुनो, हाँ जानवर होता है, जंगल का उसे राजा कहा जाता है। उसे राजा मानने के बावजूद भी शेर क्या अपनी प्रजा का पालक होता है? मानते हैं ना शेर मोदी? शेर अपनी प्रजा का पालक होता है। जिस जंगल का उसे राजा माना जाता है उसी जंगल में वो शिकार कर करके खाता है, कभी हिरण को, कभी भैंस को, कभी गाय को, कभी खरगोश को, खाता या नहीं खाता? तो ऐसा शेर भाई हमें नहीं चाहिए। शेर चाहिए वो जो 56 इंच वाला चाहिए, 56 इंच वाला। 56 इंच वाला आ जाए, जेन्युइन आ जाए 56 इंच का, लेकिन वो 56 इंच के छाती नहीं है, उनकी जुबान है। 56 इंच की छाती है ना मोदी जी की? बिल्कुल है, और वो दिखा देंगे 2024 में। हिंसक प्राणी है। कभी किसी ने देखा कि शेर अपनी प्रजा को पालता है? उसी प्रजा को खाता है ना। जैसे शेर को रोज 12 से 14 किलोमीटर चाहिए होता है, वैसे मोदी जी को रोज PSU खा गए, सरकारी नौकरियां खा गए। 2 करोड़ प्रतिवर्ष का वादा था, 2 करोड़ छोड़ो 2 लाख भी नहीं नौकरियां दी आज तक 9 साल में। लगातार खाए जा रहे हैं। किस चीज़ को नहीं खा गए? पेट्रोल के दाम वो खा गए। उन्होंने बोला 35 रुपये लीटर पेट्रोल आपको मिलेगा। महंगाई है क्या? देखो मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, महंगाई कोई सरकार नहीं रोक सकती। देखो 2014 से कंपेयर कर रहे हैं, 2014 में तो ये ओडी में घूम रहे थे। में घूम रहे थे क्या? भाई साहब बिल्कुल नहीं घूम रहा था, बिल्कुल नहीं घूम रहा था, मैं बिल्कुल नहीं घूम रहा था। मैं इनकी बात करता हूँ। महंगाई अगर नहीं है, अगर इनका मानना है कि महंगाई नहीं है बीजेपी राज में, तो अभी बीजेपी ने पीछे अपनी वैन लॉन्च करी है, जिस वैन में 27.5 रुपये किलो आटा दिया जा रहा है नेफेड की तरफ से, और उसकी तरफ से 27 रुपये किलो आटा, 25 रुपये किलो प्याज और 50 रुपये किलो चने की दाल दी जा रही है। और उसका स्लोगन क्या है? महंगाई से मुक्ति दिलाएगी मोदी सरकार। तो फिर अगर महंगाई नहीं है तो भाई आप वैन क्यों लॉन्च कर रहे हो? आप 27.5 रुपये किलो में आटा क्यों बेच रहे हो? 25 रुपये किलो में प्याज क्यों बेच रहे हो? 50 रुपये किलो में चने की दाल क्यों बेच रहे हो? अगर महंगाई नहीं है तो एक तरफ आप कहते हो जी महंगाई है ही नहीं, तो दूसरी तरफ महंगाई कम करा रहते हैं आप? मैं दिल्ली में रहता हूँ। कितने रुपए सिलेंडर मिल रहा है आपको? मेरे को मिल रहा है अभी 1000 कुछ का। सब्सिडी खाने की लोगों की आदत पड़ी हुई है, तो उस हिसाब से बोला गया है। क्योंकि अभी भी पहले भी सब्सिडी मिल गई थी। 2014 में ये कह रहे थे 450 रुपये का सिलेंडर था, आज 1100 रुपये है। 2014 में मेरी सैलरी थी 20,000 रुपये, ठीक है ना।
आज 32,000 रुपये है, तो फर्क नहीं है? बिल्कुल ठीक है। फर्क आया है सर, फर्क देखो इन्होंने बोला मेरी 20,000 से 32,000 हुई, कितनी बड़ी? 12,000 रुपए इनकी बड़ी। उस वक्त पेट्रोल था 70 रुपए लीटर, 70 रुपए पेट्रोल था। आज कितना है? 97 रुपए लीटर। डीजल उस वक्त कितना होता था? 50 रुपए लीटर। डाटा उठा के देखो पहले। सब देखा हुआ, मेरे से क्या आप बात करते हो यार? ये विपक्ष के अंधभक्त हैं बहुत बड़े, इनको काम गिना दीजिए मोदी जी के, लिखाऊं लिस्ट? काम गिना दीजिए। लिस्ट निकाल दूं? रोज तुम बोलते हो 5 काम गिनाओ, निकालो। मोदी जी ने वादा करा 35 रुपए लीटर मिलेगा, उन्होंने 35 रुपए लीटर और ऐड ऑन करके 70 का 105 कर दिया। उन्होंने बोला सिलेंडर 450 से हम आपको 250 रुपए में देंगे, उसको पहुंचा के उन्होंने 1100 1150 को पहुंचा दिया। अब 200 रुपए पीछे राखी पे कम करे थे, तब जाके वो 903 रुपए में सिलेंडर मिल रहा है। ठीक है जी। उसके बाद उन्होंने कहा हम लगातार नौकरियां देंगे, नौकरियां देने के बदले हाँ बिल्कुल हाँ, लिस्ट आगे निकालिए। देखो मोदी जी लाए जनधन योजना, पहले उज्ज्वला योजना, किसान को समृद्धि निधि, सुन लेना भाई साहब, फिर आप बोलोगे झूठ है ये तो। बिल्कुल नहीं है। ठीक है ना? आयुष्मान भारत जो दिल्ली में चालू नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ केजरीवाल की सरकार है। ठीक है ना? और जीवन ज्योति बीमा योजना, सुरक्षा बीमा योजना, पेंशन योजना, आवास योजना, जिसको घर मिल रहा है सबको आवास योजना में। ठीक है ना? मेक इन इंडिया के प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं जो आपको आने वाले टाइम में एकदम चीप मिला करेंगे। ठीक है? राम मंदिर जो एक हिंदुओं का जो सच्चे हिंदू है उनका सपना था वो साकार मोदी राज में हुआ। ये कह रहे हैं जी गवर्नमेंट बनवा रही है या कुछ मेरे को उससे मतलब नहीं है, मोदी जी के राज में हुआ। आज इतने साल से वो मामला अटका। काम गिनवाया आपने? ठीक है, अभी मैं और गिनवा रहा हूँ। फिर आपका इंटरनेट सबसे बड़ा काम 2014 से देखो आप कहाँ साला 100 MB का 50-50 100 रुपए लग रहे थे, और कहाँ ये रोज है ना वीडियो कॉलिंग करने लग रहे हैं और मोदी जी की है ना वो कर रहे हैं। ठीक है ना? धारा 370 ये कह रहे जी कश्मीर आने से क्या फर्क पड़ा तुमको? अरे तुमसे बड़ा तो देशद्रोही कोई नहीं है जो तुमको ये लग रहा है कि कश्मीर आने से क्या फर्क पड़ा। कश्मीर आप देशद्रोही हैं, आप देश बात सुनो, काटनी जरूरी है इनकी बात, बहुत लंबी चलती चली है। इन्होंने कहा कि कश्मीर देशद्रोही क्या फर्क पड़ा? 370 से क्या फर्क पड़ा? अरे मैं बता रहा हूँ ना, 370 की बात करने कि कश्मीर आने से क्या फर्क पड़ा? कश्मीर पहले कहीं गया हुआ था? भारत का ये अंग था, भारत का हिस्सा था, भारत का हिस्सा था, अलग तो नहीं था भारत से कश्मीर। धारा 370 का मतलब था उसमें 2 विधान चलते थे जिसमें के 38 प्रावधान और थे धारा 370 में, जिसमें से के 32 प्रावधान कांग्रेस के राज में खत्म हो चुके थे। जैसे एक आर्टिकल बनता है, आर्टिकल 370 है, उसी आर्टिकल के अंदर सब आर्टिकल थे 38 में से 32 से कांग्रेस हटा चुकी थी, बचे हुए 6 थे। विदेश नीति जो थी कश्मीर की वो गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, रक्षा वो गवर्नमेंट कंट्रोल करती थी, सर्विस टैक्स जो होता था वो उसमें वहाँ पे नहीं लगता था, जिसको जीएसटी के अंडर हम वो कश्मीर को लेके आ चुके हैं। ये उसमें फ़र्क आया है पहली चीज़। लेकिन आप ये कहते हैं कि कश्मीर था नहीं, कौन कहता है कि कश्मीर नहीं था? कश्मीर भारत का ही तो हिस्सा था भाई। 80 से पहले की सारी फिल्में उठा के देख लो, और अब उसके बाद से दोबारा फिल्में उठा हर दूसरी फिल्म की शूटिंग आपको कश्मीर में मिलेगी, थी या नहीं थी? फिर आपको 370 हटने से क्या नुकसान है आपको? अरे मुझे फायदा भी नहीं है, कोई नुकसान भी नहीं है, मुझे तो कोई भी फायदा भी नहीं है। देखो मेरे में सबसे आम आदमी को क्या बता दो, सबसे बड़ा फायदा बताऊं, 370 अभी जब हटी थी तो पप्पू और पिंकी कौन? वो अपनी प्रियंका, पप्पू पिंकी दोनों बाई रोड, पहले बार कोई मिनिस्टर बाई रोड वहाँ पे बर्फ खेलने गए थे। वो किसके राज में हुआ? मोदी राज में। ठीक है ना? और पाकिस्तान को आटा किसने करवाया? मोदी राज। पाकिस्तान से क्या लेना देना? क्यों नहीं रहा ना? रोज ये जाते थे वहाँ मीटिंग करते थे। इनका एक नेता है, मैं नाम नहीं याद आ रहा मेरे को अभी, वो कह रहा है मोदी को हटाना बहुत जरूरी है, नहीं तो अपनी लंका पोत देगा वो पाकिस्तान की कि इसमें मोदी जी का रोल है। पाकिस्तान के हालात क्यों खराब है? हाँ एक मिनट, पाकिस्तान के हालात क्यों खराब है? ये मुद्दे पे कभी नहीं जाते ये लोग। मोदी जी से उसको जोड़ दिया, पाकिस्तान के हालात खराब है विदेशी कर्ज की वजह से, उसका प्रोडक्शन ठप पड़ा है पाकिस्तान का, किसी भी बड़े सेक्टर में उसका प्रोडक्शन कहीं नहीं चल रहा। दूसरी चीज, तमाम विदेशी सरकारों का कर्ज पाकिस्तान के ऊपर चढ़ा हुआ है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का देनदार है, वो वर्ल्ड बैंक का देनदार है, भारत का देनदार है, चाइना का देनदार है, कोरिया का देनदार है, ब्रिटेन का देनदार है, सारे तमाम देशों का देनदार है। और उसकी अपनी प्रोडक्शन जो है वो खत्म है, जिसकी वजह से वो कर्ज नहीं चुका पा रहा। जब कर्ज नहीं चुका पाएगा तो अपने तनख्वाह नहीं दे पाएगा, अपने काम धंधे नहीं चालू कर पाएगा, तो उसका तो भट्टा बैठ रहे। इसमें मोदी जी कहाँ से आ गए भैया? सर मैं आता हूं आपके बताओ। आप क्या कह रहे हैं?
पीछे से बार बार बोल रहे हैं, क्या सामने आई है, क्या कह रहे हैं बताइए। हाँ। देखो भाई साहब, मैं बता देता हूँ, अगर राहुल गांधी के बारे में राय लोगे, ये भाई साहब राय बता रहे थे कि राहुल गांधी से बड़ा देशद्रोही कोई नहीं है। मैंने राहुल गांधी के बारे में कई लोगों के रिव्यू देखे हैं, इसमें से विकास दिव्य कीर्ति, आय दृष्टि वाले पता होगा आपको, ठीक। वो कहते हैं मेरे हिसाब से राहुल गांधी एक सभ्य और समझदार इंटेलेक्चुअल व्यक्ति हैं, ठीक। इसके अलावा भैया खान सर से पूछोगे उसको इंटेलेक्चुअल, ओझा सर से पूछोगे उसको इंटेलेक्चुअल, जितने भी देश में विद्वान की कैटेगरी में आ रहे हैं उन सबको राहुल गांधी महान और इंटेलेक्चुअल दिख रहा है, और सिर्फ भक्तों को पप्पू दिख रहा है। तो खरीद लियो है? तो भाई मोदी जी के पास पैसा कम है क्या उनसे? सरकार कम है क्या? सुनो, अब सुनो एक बात, अब सुनो, ठीक है भैया, कांग्रेस की उपलब्धि, ठीक है, ये 370, पहले तो ये पढ़े 370 है क्या भाई? नेहरू ने क्या किया था और क्या होना था? 370 तो वैसे भी हटाने के पक्ष में थी कांग्रेस, और हटाने की भी कही थी, ठीक है। सुनो, अब सुनो, नहीं हटानी थी, और बताता हूँ कांग्रेस की पॉलिसी क्या थी। अरे बता रहा हूँ, सुनो सुनो, देखा पता है भक्तों का क्या हाल है? ऐसा होता है जैसे कुछ बोलता हूँ ऐसा लगता है उनकी पूंछ पे पाँव रख दिया, पै पै पै। अरे यार भैया सुन तो लो, सुन तो लो, अरे बोलने तो दो, अरे बोलने तो दो, ठीक है। अभी थोड़ा और पे करना पड़ेगा। 370 नेहरू की पॉलिसी पता है कैसे हटती? जनमत संग्रह से हटती। नेहरू का मानना ये था कि हम वहाँ की आवाम से जनमत संग्रह कराएं, और मोदी जी ने इसको हटाया सेना के नाम पर, ठीक है। ये डिफरेंस है नेहरू की, कांग्रेस की और मोदी जी की सोच में, क्योंकि नेहरू एंड मौके पे हटाते वक्त भी जनता के वेलफेयर का सोच रहे थे कि किसी का नुकसान ना हो, और मोदी ने बिना परवाह के हटाया है। ये फर्क है 370 हटाने में, इन्हें क्या पता। अब दूसरी सुनो, इन्हें महंगाई नहीं दिख रही, ये जितनी योजना है भाई, कांग्रेस सरकार ने एक योजना दी कि अगर हम रोजगार ना दे सके, अगर ये सरकार रोजगार ना दे सके तो रोजगार गारंटी अधिनियम लाई, ठीक, कि भाई तुम 100 दिन का रोजगार मांगो, 200 दिन का रोजगार मांगो, और अगर हम रोजगार नहीं दे सकेंगे तो तुम्हें उतने दिन का भत्ता देंगे। और ये सरकार क्या कर रही है? इनने रोजगार तो दिया नहीं, अब तक की सबसे ज्यादा बेरोजगारी इस सरकार में, ठीक। और उसके बाद तो एक कानून है आरटीआई, पीएम केयर फंड, ये योजना की बात कर रहा हूँ। पीएम केयर फंड सुनो, मोदी जी ने भाई देश में आपदा राहत कोष है, कुछ बीमार होगा, कोई दुर्घटना होगी, देश में वो फंड पहले से है, ठीक है। सरकार उस मौके पे मदद करती है राहत कोष से, ठीक है। मोदी जी ने इसके बावजूद कोरोना में एक फंड बनाया, उसका नाम था पीएम केयर फंड, और देश की जनता से पैसा मांगा। किसी ने 10 भेजे, किसी ने 20 भेजे, मैंने भी 100 रुपये भेजे, ठीक। और कुमार विश्वास ने भैया लाखों रुपए भेजे। और उसके बाद क्या किया उसने आरटीआई डाली कि मेरा रुपया खर्च कहाँ हुआ, तो क्या पता चला कि ये पीएम केयर फंड आरटीआई के दायरे में नहीं आता, तुम जान नहीं सकते तुम्हारा पैसा कहाँ लगा। ये है घोटाला मोदी सरकार का, ये है घोटाला, आजाद भारत का सबसे बड़ा घोटाला, ठीक है। इनको घोटाला नजर आ रहा है कोरोना में, ये जिंदा। आप कांग्रेस का घोटाला बताइए। नहीं, कांग्रेस का तो मैं ये पप्पू और पिंकी घूम रहे हैं पहले। अरे गप्पू बताऊंगा तुम्हें, तुम पप्पू पिंकी बोल रहे, मैं तुम्हें गप्पू की बात बताऊंगा, फेंकू की बात बताऊंगा। तुम किसको कह रहे हैं गप्पू, किसको कह रहे हैं? गप्पू कौन है? गप्पे मारने वाला कौन है? फेंकने वाला कौन है? स्टेडियम में मोदी जी को जाना था ना, जीत जाती इंडिया, लंबी लंबी फेंकते, ठीक है। जिसको 600 करोड़ भारतीय ने जिताया वो बेकू है, ठीक है। और पप्पू पता है, पप्पू जानते हो कौन है? अमित शाह का बेटा देख लेना, नरेंद्र मोदी के बगल में चल रहा था मोटेरा स्टेडियम, नरेंद्र मोदी में स्टेडियम में यूं 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 करके, वो होता पप्पू। उसे कहते हैं पप्पू। चाल बता रही है पप्पू कौन है, उसके बोलने का हाल बता रहा है पप्पू कौन है। लेकिन इन्हें वो पप्पू नहीं दिखेगा, वो पप्पू दिखता है जो विदेशों में जाके यूनिवर्सिटियों में लेक्चर देता है और जो विदेश के लोग सुनते हैं उन्हें ये पप्पू दिखता है। लेकिन देश में हाथ बंद करके चलने वाले ने पप्पू नजर नहीं आता। अरे अमित शाह के लड़के के पास क्या डिग्री है? अमित शाह के लड़के के पास क्या क्वालिफिकेशन है स्पोर्ट्स के अंदर, जो बीसीसीआई का अध्यक्ष बना है? ऐसे लोगों को पप्पू बोलते हैं, और ऐसे पप्पुओं को ऐसे लोग समर्थन कर रहे हैं। अब ये योजना बता रहे हैं, ठीक है। अगर योजना बताने पा जाओ ना कांग्रेस की तो तुम्हारी उम्र कम पड़ेगी, ठीक है। सुनो बता देता हूँ आज, सुनो सबसे पहली बात बता रहा हूँ, आज ये जो बोलने की बात करें, ये बोलने की फ्रीडम आर्टिकल 19 जो है ना, ये भी कांग्रेस की वजह से ही है। BR अम्बेडकर, बाबा साहब अम्बेडकर, एक मिनट। और दूसरी बात, एक मिनट सुनिए भाई साहब, सभी लोग स्कूल जाते हैं। क्लास 11th में चैप्टर नंबर 6 1991 की नई आर्थिक नीति सुधार, क्लास 11th चैप्टर नंबर 6, किताब का नाम है इकोनॉमिक्स, भारतीय अर्थव्यवस्था, उसमें 91 के आर्थिक सुधार लिखे हैं।
और पढ़ लेना इसको। सन 1991 में भारत की अर्थव्यवस्था डूब गई थी, ठीक, मनमोहन ने बचाया देश में। सुनो एलपीजी सुनो एलपीजी, लाइब्रेशन, प्राइवेटेशन, ग्लोबलाइजेशन, ये जो प्राइवेट कंपनियां देखते हो, प्राइवेट लिमिटेड, ये कांग्रेस की देन है। ये जो तुम पटरी रेडियां देख रहे हो, ये सब कांग्रेस की देन है। ये सब अधिकार नहीं था। ग्लोबलाइजेशन, विदेशों से जितनी कंपनी यहाँ के, मोदी जी की क्या देन है? मोदी जी की क्या देन है? मोदी जी की देन है बेरोजगारी, मोदी जी की देन है मीडिया मैनेजिंग, मोदी जी की देन है भुखमरी, मोदी जी की देन है पनौती की देन है कोरोना जैसी महामारी। भाई कभी आया था क्या सब जैसी बीमारी? ठीक है भाई, पहले देश चुनौतियों से लड़ता था, आज देश पनौतियों से लड़ रहा है। ठीक है, क्रिकेट के स्टेडियम में लड़ रहा है। ठीक है, या फिर भाई क्रिकेट का वो कुश्ती संघ का अध्यक्ष हो कौन, ब्रजभूषण, बुलडोजर चलता है, ब्रजभूषण पे क्यों नहीं चलता है? ठीक भाई, क्यों सवाल तो कर रहे हैं हम, ब्रजभूषण पे कब चलेगा बुलडोजर? ब्रजभूषण पे कब चलेगा? ठीक है, ऑन कैमरा भाई पत्रकार के साथ बदतमीजी कर गया वो, क्या हुआ उसके साथ? कुलदीप सेंगर पे कब चलेगा बुलडोजर? बताओ। ठीक है, ऐसे 100 नेता हैं बीजेपी के, और मैं बताऊं यूपी की विधानसभा में 60% दागी नेता हैं, और वो सिर्फ बीजेपी पार्टी के हैं। ठीक है, और सपा के हैं 30% नेता, ठीक है, क्रिमिनल। लेकिन किसी नेता पे बुलडोजर नहीं चला। बुलडोजर चलेगा धर्म देख के, बुलडोजर जाति देख के। देखो बुलडोजर किस पे चलेगा मैं बताता हूँ। इन्होंने अपना सारा इन्होंने सारा बफारा अपना निकाल लिया है। मैं कह रहा हूँ बुलडोजर अपना नेशनल है। राल्ड के जो घोटालेबाज है कौन है मैं बता देता हूँ, सोनिया गांधी और राहुल गांधी। इनको 2024 तक मोहलत है। अगर आप में ताकत है तो उनको रोक लेना जेल में जाने से। मैं ये कहने के जा रहा हूँ, आपका कैमरा कौन सा है? आधार दे दो अपना, मैं भी दे देता हूँ। अगर 2024 में उनको अंदर नहीं डाला तो आप रोक लेना उसको। 2024 तक चैलेंज है, नरेंद्र मोदी जी कुर्सी खाली कर देना, नहीं तो ये जनता खाली करवा देगी। इलेक्शन से नहीं तो जन विद्रोह से जाएंगे, मगर जाएंगे। ठीक, बिल्कुल 24 में खाली कर दो। ठीक है, मोदी को है ना, मोदी को ये हवा नहीं है जो तुम हिला दोगे। भौंकने के अलावा कुछ नहीं है तुम्हारे पास। भक्तों के भरोसे आएगा, भक्तों के भरोसे। पूरा वर्ल्ड कांप रहा है मोदी से, और वही वर्ल्ड कप हार गई इंडिया। अरे वर्ल्ड कांप रहा है। ठीक है, देखो वर्ल्ड ऐसा कांप रहा है कि चाइना को एक बयान दिखा दे मोदी जी का, चाइना के खिलाफ एक बयान दिखा दे, इनके गुलामी, चाइना के आंख से आंख मिला के बोल नहीं पाए। और देखो सुनो, अरे घुस गया इंडिया में, अरुणाचल प्रदेश का हिस्सा ले गया, अक्साई चीन ले गया। ठीक है, सुनो अब सुनो, ये कह रहे हैं ना वर्ल्ड कांप रहा है, गलती इनकी नहीं है। मैं क्या कह रहा हूँ, ये सुबह उठते सब चरस सूंघते हैं, ये व्हाट्सअप सूंघते हैं, शाम तक रहता है, कैमरा मिले बक दो, तुरंत बक दो। अरे चमचे नहीं है भाई, भक्त है, यार घर से भक्त निकलेगा। ठीक है, देखो सुनो, यही तो शर्म की बात है, भक्त भी भगवान के होते थे, ये इंसान के निकले। हम तो 2014 में भी ओडी में घूम रहे थे और अब भी ओडी में घूम रहे हैं।